Good morning, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, and today we are going to talk of the role of physiotherapist in patients with learning disabilities. अब ये एक obviously important topic है, इसीलिए हम इस पे lecture कर रहे हैं. This is a very simple topic per se. इसमें कुछ बहुत आपको समझने की जरूरत नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि learning disabilities होती क्या हैं, because these are those kind of patients जो आपके पास आएंगे, स्पेशली जब आप पीडियाट्रिक सेटअप में काम करेंगे. इनफैक्ट इवन एडल्ट सेटअप में आते हैं, बट पीडियाट्रिक सेटअप में तो डेफिनेटली आते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं क्या, आपको उन्हें कैसे टैकल करना है और आपको क्या डिफरेंट करना है. करनी तो वही थेरेपीज होती हैं, बट हाउ टू डू इट अ लिटिल डिफरेंट. व्हाट शुड बी योर फोकस ड्यूरिंग द थेरेपी सेशन, राइट? या उस पेशेंट को आप कैसे डील करेंगे, इन सिंपल वर्ड्स. So obviously this is meant for students who are doing physiotherapy, students who are doing DPT, BPT. ये उनके लिए लेक्चर है आज का, ठीक है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन कि हम जब लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटी का क्या मतलब है, राइट? सो देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस जो लर्निंग डिसेबिलिटी के आते हैं. एक चीज मैं यहाँ पे समझाऊं, मे बी इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड अगर हम उसे लर्निंग डिसेबिलिटी को हम मेंटल रिटार्डेशन के हिसाब से बोले. सी कई चीजें होती हैं, जैसे आपने अगर नोटिस किया होगा तो हम आम भाषा में लोग कह देते हैं कि कोई ये भाई ये तो पागल है ना, ये बंदा पागल है, जो एक्चुअल में व्हेन यू टॉक मेडिकली है ना, व्हेन समवन इज नॉट इन द नॉर्मल सेंसेस, तो हम बोलते हैं कि पागल है या मेंटली रिटार्डेड है ना. तो आजकल दिस हैज बिकम यू कैन से because of the NGOs and so many people coming up or human activists, तो वो आपको ये मॉडिफिकेशन आई है कि पीपल डू नॉट कॉल सच इंडिविजुअल्स एज मेंटली रिटार्डेड. तो आप उनको या तो मेंटली सब नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, तो आप उनको मेंटल रिटार्डेड नहीं कहते हैं. इसीलिए ये टर्म जो मेंटल रिटार्डेशन है ये निकल के लर्निंग डिसेबिलिटी ये टर्म इनटू पिक्चर आया है. पहली चीज तो आपको ये समझने की जरूरत है. तो जब हम मेंटल रिटार्डेशन बात कर रहे हैं, जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी बात कर रहे हैं, इट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है. दूसरी चीज which we will also do in the future slides is you have to understand the difference between learning disability and learning difficulty. ये दो बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं और इनका बहुत डिफरेंट मीनिंग है. तो इसीलिए ये बात भी आपको समझनी है. जो लर्निंग डिफिकल्ट होते हैं वो लर्निंगली डिसेबल नहीं होते हैं, ठीक है. ये डिफरेंस होता है, तो वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. तो सबसे पहले 1992 में WHO ने लर्निंग डिसेबिलिटी की एक डेफिनेशन निकाली थी, जिसमें वो कहते थे कि इट इज अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड. कि माइंड की पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई, या तो रुक गई जगह पे या तो कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है. विच इज स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ स्किल्स मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड. मतलब डेवलपमेंट के पीरियड के दौरान ये सब जो है इम्पेयरमेंट आपको नजर आएगी स्किल्स में, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ना. क्योंकि वो डेवलपमेंट के फेज में मुश्किल आई, वहां पे अरेस्ट हो गई डेवलपमेंट, आगे नहीं जा पाई, कंप्लीट नहीं हो पाई, इसीलिए एक बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है ओवरऑल वो कम रह गया, ठीक है. अब इसमें इंटेलिजेंस मतलब हम क्या बात करें, इंटेलिजेंस मीन्स कोग्निटिव, लैंग्वेज, मोटर एंड सोशल एबिलिटीज. ये चारों चीजों को फोकस करते हुए हम बताएंगे कि दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ व्हेन वी से इंटेलिजेंस, राइट. नाउ इसके बाद 2001 में व्हाइट पेपर रिपोर्ट ने वैल्यूइंग पीपल की ग्रुप ने लर्निंग डिसेबिलिटी की करंट डेफिनेशन निकाली, व्हिच वाज ऑन द हेल्थ एंड सोशल केयर ऑफ पीपल एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज. इस पे एक पेपर बना था, व्हाइट पेपर रिपोर्ट. तो उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज की डेफिनेशन निकली, व्हिच दे सेड लर्निंग डिसेबिलिटी इंक्लूड्स द प्रेजेंस ऑफ वन, a significantly reduced ability to understand new or complex information. कभी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है या कोई कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है तो उसको समझने में उसकी एबिलिटी कम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इम्पेयर्ड इंटेलिजेंस. दैट इज टू लर्न न्यू स्किल्स इज डिफिकल्ट. सेकेंड, रिड्यूस एबिलिटी टू कोप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली, है ना, मतलब कि एक सोशल फंक्शनिंग में आप कोप अप नहीं कर पाते हो, दैट इज रिड्यूस एबिलिटी टू कोप इंडिपेंडेंटली. Thirdly, this impairment has to be started before adulthood. ये adulthood से पहले, मतलब आपके डेवलपमेंट फेज में ये चीज स्टार्ट हुई होनी चाहिए. एंड विद द लास्टिंग इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट. तो वो क्योंकि ग्रोइंग एज में आया इसलिए उसका एक लास्टिंग इफेक्ट डेवलपमेंट पे हुआ, ठीक है.
नाउ इंटरनेशनली हम तीन क्राइटेरिया पकड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि दीज थ्री क्राइटेरिया नीड टू बी मेट बिफोर वी से दैट द पर्सन इज लर्निंगली डिसेबल्ड, राइट? तो उसमें क्या आता है? सबसे पहले आता है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें हम आईक्यू की बात करते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की बात करते हैं, ठीक है? दैट हैज टू बी लेस देन 70. सेकंड इज सोशल और अडेप्टिव डिसफंक्शन, दिस इज अगेन कंबाइंड विद आईक्यू। ये आपका सोशल अडेप्टिव कितनी फंक्शनिंग है उस पर डिपेंड करता है। एंड तीसरा हो जाता है अर्ली ऑनसेट। ये तीन चीजें, ये तीनों बॉक्सेस आई शुड से जैसे टिक होने चाहिए फॉर यू टू से दैट द पर्सन इज लर्निंगली डिसेबल्ड। कि अर्ली ऑनसेट था, सोशल अडेप्टिव डिसफंक्शन हुआ, एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है जो कि 70 से कम है आईक्यू। अब आईक्यू क्या होता है? आईक्यू इज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज कैलकुलेटेड बाय मेंटल हेल्थ अपॉन क्रोनोलॉजिकल, सॉरी, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज कैसे फाइंड आउट की जाती है? उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, कॉग्निटिव टेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो वो एक कह लो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आप पुट अप करते हो, उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई वो क्या आंसर कर रहे हैं, उससे आप मेंटल एज निकाल पाते हो बच्चे की। मेंटल एज निकाली, उसके ऊपर आप क्रोनोलॉजिकल एज मतलब एक्चुअल एज जो पेशेंट की है वो क्या है, ठीक है, वो डाली। तो इंटू 100 किया, आपको जो है आईक्यू उस बंदे का मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक 10 साल का बच्चा है, वो 12 साल के जो बच्चे के टेस्ट अगर हम कहें उनके जो क्वेश्चंस होंगे वो अगर वो सॉल्व कर पा रहा है 12 ईयर के एज के बच्चों के हिसाब से, तो उसका आप कर लोगे 12/10 इंटू 100, ठीक है? सो दैट बी 120। तो इससे उसका आईक्यू 120 हो जाएगा। यू नीड नॉट नो टू कैलकुलेट इट, बट हाँ, एज अ जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि आईक्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है? आपको कोई पर से नहीं पूछेगा कि आईक्यू को कैसे नो कैलकुलेट द आईक्यू ऑफ समवन, ऐसा नहीं आता है, ठीक है? नीदर यू डू यू हैव टू एक्चुअली डू इट इन यू हैव प्रॉपर टेस्ट फॉर दैट। तो आप टेस्ट सामने आप करोगे, ऐसे सब ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको व्हाट आई शुड से बाय हार्ट करनी पड़ेगी, है ना? ऐसा नहीं है ये। But yes, you should know about what it is. You should also know what is the normal IQ of an individual. तो normally हम बोलते हैं कि 85 से 115 तक नॉर्मल रेंज होती है। ये नॉर्मल एवरेज आईक्यू जो होता है वो बंदे का 85 से 115 तक होता है, ठीक है? 115 से 130 तक जनरली हम बोलते हैं अबव एवरेज है। 130 से ऊपर होगा तो हम उसे जीनियस बोलते हैं, गिफ्टेड बोलते हैं, ठीक है? अभी सिमिलरली 70 से 85 में हम बिलो एवरेज बोलते हैं। लेकिन 70 से कम हो जाएगा तो हम उसे लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, जैसे पुराने जमाने में मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है? अब नाउ देयर आर डिफरेंट टर्म्स, दिस व्हिच इज व्हाट आई वाज टॉकिंग ऑफ, कि डिफरेंट टर्म्स होते हैं जो लोग कंफ्यूज करते हैं विद लर्निंग डिसेबिलिटी। इसको आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बोल सकते हो, कि ये आपको चेक करना है कि ये होना मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, लर्निंग डिफिकल्टी है, ठीक है? तो या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज भी कई बार लोग इसको कह देते हैं। तो क्या है, अभी देखो क्यों क्या है ये चीज। वन थिंग इज बिकॉज अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं टू से दैट अ पर्सन इज लर्निंगली डिसेबल, है ना? तो लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, लर्निंग डिफिकल्टीज हो गया, ठीक है? तो अभी ये अलग अलग टर्म्स होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिफिकल्टी। तो अगर हम यूके की सपोज बात करें, तो यूके में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज या डिफिकल्टीज रेदर, सॉरी, को रेफर किया जाता है एज डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, या जिसको डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर कहते हैं, डिसकैलकुलिया या एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अब ये हम कुछ टर्म्स क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। एक होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब लेक्सिया इज समथिंग लाइक रीडिंग राइटिंग वाला फेज, है ना? तो डिसलेक्सिया इज a thing where a person it affects the way a person will process the information and will have difficulty in memory organization and sequencing। सिंपल भाषा में अगर बोले तो उसे रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग में मुश्किल आएगी, ठीक है? जैसे आपने तारे जमीन पे देखा होगा, है ना? तो उसमें वो जो बच्चा दिखाते हैं दैट बच्चा इज डिसलेक्सिक, ठीक है? जैसे उसको बी और डी एक जैसे लगते हैं तो उसको कंफ्यूज हो जाता है कि वो कैसे उसको रीड करे। तो उसकी वजह से वो उसकी रीडिंग, वो मेंटली सब नॉर्मल नहीं है, उसे लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, उसे लर्निंग डिफिकल्टी है, ठीक है? दिस इज द डिफरेंस। देन वी हैव डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया इज वेयर जो मूवमेंट्स हैं बच्चों और एडल्ट्स में वो अफेक्ट हुई होती है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर। तो वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, पेंसिल की ग्रिप नहीं पकड़ पाते हैं, सही से पेंसिल नहीं पकड़ पा रहे हैं, या कोई चीजों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो दैट इज डिस्प्रैक्सिया, ठीक है? जहाँ पे आपकी मोटर एबिलिटीज बच्चे की, एडल्ट की अफेक्ट हुई होती है। फिर एक आता है डिसकैलकुला। नाउ डिसकैलकुला इज वन थिंग व्हिच इज देयर इन लॉट ऑफ पीपल, जो आप सोचोगे अगर यार ये तो बहुत बच्चों में होती है, ये तो बहुत लोगों में होती है ना? बट दिस इज जस्ट अ लर्निंग डिफिकल्टी, दिस इज नॉट अ डिसेबिलिटी।
सो डिसकैलकुलाई क्या है? डिसकैलकुलाई है कि मैथ्स को देख के ही पसीने छूट जाना, है ना, कि वो मैं तो मैथ्स कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो दैट इज व्हाट डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथ्स का कंसेप्ट्स एंड सिंबल्स, जो सिंपल मैथ्स कंसेप्ट्स हैं। कई लोग इवन सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज डिसकैलकुला। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप बड़ा बड़ा ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, तो दैट इज नॉट डिसकैलकुला। डिसकैलकुला इज बेसिकली जहां पे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हो मैथ्स की, उसके कंसेप्ट की, उसके सिंबल्स की, ठीक है। फिर आ जाता है एडीएचडी। एडीएचडी इज व्हाट? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आप कभी कभी देखोगे कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो वो बहुत रेस्टलेस होते हैं, बड़े रेस्टलेस होते हैं, उनका बड़ा एक इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, इरेटिक बिहेवियर होता है। कभी भी वो कुछ भी कर देंगे, कभी कोई टेंट्रम थ्रो कर देंगे, कभी वो भागने रहेंगे, चीखे मारने लग जाएंगे, कभी कुछ करने लगेंगे। वो एक जगह पे अपना अटेंशन रख नहीं पाते, इसलिए उसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब देखो, अटेंशन फोकस नहीं कर पाना एक चीज पे बहुत बच्चों में होएगा, बिकॉज वो इतनी एनर्जी होती है अंदर, तो उस एनर्जी को वो समा नहीं पाते उस जगह पे, है ना, इसलिए वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके अटेंशन रख के नहीं काम कर पाते। दैट इज नॉट एडीएचडी। अगेन डिफरेंस होता है ना। तो एडीएचडी इज व्हेन बच्चा डज नॉट हैव अटेंशन, वो अटेंशन फोकस नहीं कर पा रहा है, वन, एंड साथ में ही उसको हाइपर एक्टिविटी भी है, ठीक है। तो जब वो हाइपर एक्टिव है, बहुत फिजिकली एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो वो रेस्टलेस होएगा, इनअटेंटिव होगा, इम्पल्सिव होगा, इरेटिक होगा, एंड उसका एक अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होगा। तो ये अनइंटेंशनली अग्रेसिव लगेंगे बच्चे आपको कि बहुत अग्रेसिव बच्चा है ये, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द एडीएचडी। अभी एडीएचडी इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक टू टॉक ऑफ, इट्स अ मेडिकल टॉपिक टू टॉक ऑफ वेरी फ्रैंकली। तो दैट we will do in a different setup. This we are talking of just learning disabilities यहाँ पे, है ना, and the different टर्म्स और डिफरेंट डीडीज जो हम बोलते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं, जिसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा डिसेबिलिटी या डिफिकल्टी क्या है बच्चे को, ठीक है। अब हमने लर्न कर लिया कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसको आप कैसे दूसरों से कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अब आपको बताना चाहिए क्या लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के, है ना। अब यहाँ पे हमें चार लेवल्स बेसिकली हम बताते हैं, दैट इज माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड, ठीक है। तो माइल्ड क्या है? माइल्ड होता है, हमने बोला था 70 से कम आईक्यू है तो लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो जब 50 से 70 के बीच में आईक्यू होता है, तब वो इंडिविजुअल्स को हम माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे दे आर एबल टू होल्ड अ कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेट देयर नीड्स इफेक्टिव, बता पाएंगे कि उनको क्या करना है, अपनी नीड्स भी बता पाएंगे। ज्यादातर ये इंडिपेंडेंट होते हैं जहां तक सेल्फ केयर की बात आती है, और बेसिक रीडिंग राइटिंग ये कर पाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स आइडिया समझने को इन्हें सपोर्ट चाहिए होती है। ये जो कॉम्प्लेक्स आइडिया आएगा जहां पे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां पे उनको सपोर्ट चाहिए होगी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, ठीक है। फिर आ जाता है मॉडरेट लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ पे जब आईक्यू 35 से 50 के बीच में है, यहाँ पे दे आर एबल टू कम्युनिकेट डे टू डे नीड्स एंड विशेस, जो रोजमर्रा की उनको चीजें चाहिए या कोई विषय उनकी, वो बता पाते हैं। लेकिन उनको असिस्टेंस और गाइडेंस चाहिए होगी, जहाँ पे पर्सनल केयर आ गया, जहाँ पे नवे नवे स्किल्स सीखने हैं, सिंपल भी हो भले, बट नवे स्किल्स सीखने, वहां पे उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, वो खुद से नहीं कर पाएंगे, उनको असिस्टेंस चाहिए होगा। फिर आ जाता है सिवियर लर्निंग डिसेबिलिटी, जहां पे आईक्यू इज बिटवीन 20 to 35। यहाँ पे ये भी बेसिक वर्ड्स यूज करेंगे, बेसिक से ज्यादा वर्ड्स नहीं यूज कर पाएंगे, कभी कभी जेस्चर से बताएंगे कि उनको क्या चाहिए, है ना, वो सीधा सीधा प्रॉपर बोल नहीं पाएंगे कि ये चीज चाहिए। इनको हाई लेवल ऑफ सपोर्ट चाहिए होता है, इवन फॉर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। नाउ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग पे एक अलग वीडियो बनेगा, आप वो देख सकते हैं, है ना। Now, some may have additional medical needs also and may require more support with mobility. ये बच्चे शायद प्रॉपर मोबाइल भी ना हो पाए, बिकॉज ऑब्वियसली वो उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनका उतना मोटर बैलेंस नहीं होता, तो उस वजह से दे आर सिवियरली दे फॉलो टू द कैटेगरी ऑफ सिवियर लर्निंग डिसेबिलिटी। फिर आ गया प्रोफाउंड प्रोफाउंड लर्निंग डिसेबिलिटी। ये आता है जब किसी का आईक्यू 20 से भी कम है। ये हम बोलते हैं वेदर इज सिवियरली लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। तो ये इनको बहुत डिफिकल्ट होता है इन बच्चों से कम्युनिकेट करना। इनको मोबिलिटी के लिए भी सपोर्ट चाहिए होगा, इनको बिहेवियर के लिए भी सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। ऐसे बच्चों में जनरली पाया जाता है कि उनको मल्टीपल इंपेयरमेंट्स होती हैं साथ में। इट कुड बी सेंसरी इंपेयरमेंट, जैसे कि विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है, या कोई फिजिकल इंपेयरमेंट हो सकता है, जैसे सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको फिजिकली भी डिसेबल्ड होते हैं एंड इंटेलेक्चुअली भी डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा दे विल हैव एक्सटेंसिव हेल्थ नीड्स आल्सो, जो इनकी हेल्थ कोमॉर्बिडिटीज हम बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, एपिलेप्सी हो गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, ये सब प्रोफाउंड लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। इनकी आईक्यूज जनरली 20
से कम होती है. ठीक है. सो वी हैव 4 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज. This is what we see. Mild learning disability is obviously most prevalent. 80% of people who are learningly disabled are fall in the category of mild learning disability. Moderate has 12%, severe has 7%, and profound is just 1% of the population. ठीक है. अब क्यों होती है ये लर्निंग डिसेबिलिटी? दिस इज व्हाट यू आल्सो नीड टू नो कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी किसी को है. एक होता है क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी, कि कोई क्रोमोसोम, कोई उनकी जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी थी, जैसे किसी को डाउन सिंड्रोम है, किसी को फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर्स है, एनीथिंग दैट कैन बी मेंटली सबनॉर्मल जिसे हम कहेंगे, तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी होना. फिर मैटरनल फैक्टर्स, अगेन द सेम थिंग, जो लोग कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ध्यान रखना होता है, स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं पीना, कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, जैसे सीएमवी हो गया, साइटोमेगालोवायरस हो गया, या टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया. अगर ये इन्फेक्शन होते हैं मदर को, तो देर इज चांस कि द बच्चा विल हैव अ लर्निंग डिसेबिलिटी. देन एनी मेटाबॉलिक फैक्टर्स, कि कोई इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कि इनहेरिटेड एंजाइम डेफिशिएंसीज हैं, इनहेरिटेड अमाइनो एसिड डेफिशिएंसीज हैं, उसकी वजह से उनको लर्निंग डिसेबिलिटी है. फिर इवेंट्स ड्यूरिंग बर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन. इवेंट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ सबसे मेजर फैक्टर जो होता है वो ज्यादातर, अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज, इवेंट्स ड्यूरिंग बर्थ एंड बिफोर बर्थ रोल प्ले करता है. तो ड्यूरिंग बर्थ में क्या होगा? अगर प्री टर्म बच्चा हो गया है, अगर बच्चे की मदर को हाइपरटेंशन था, बीपी बढ़ता था, पीआईएच जिसे हम करते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, है ना, तो उन बच्चों में देर इज अ हायर चांस, बिकॉज उनकी ब्लड अल्टीमेटली क्यों है, क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं गई ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंट फेज इनसाइड द यूट्रस. इस वजह से वो ऑक्सीजन लैक की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चा चला जाता है. ठीक है. फिर इवेंट्स आफ्टर बर्थ, जैसे कि पैदा होने के बाद किसी को इन्फेक्शन होगी बच्चों को, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, एनकेफेलाइटिस हो गया, जो ब्रेन इन्फेक्शन हो जाती है, उससे भी लर्निंगली डिसेबल हो सकते हैं बच्चे. नाउ क्या इम्पैक्ट होता है अगर लर्निंगली डिसेबल्ड है? तो आप क्या, व्हाट आर यू डीलिंग विद? वन थिंग यू हैव टू नो दैट यू आर डीलिंग विद ऑब्वियसली अ पर्सन जिसकी लर्निंग स्किल्स जो है वो स्लो होंगी. कितनी स्लो है डिपेंड करता है कि उसका आईक्यू रेंज कौन सा है, उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी कैटेगरी में आती है. तो देर बी स्लोअर इन लर्निंग सर्टन स्किल्स एंड ऑब्वियसली विल रिक्वायर मोर असिस्टेंस इन सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ. उसके अलावा बहुत कॉमन होता है ऐसे पेशेंट्स में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का होना. अब साइकेट्रिक डिसऑर्डर डजंट, अगेन अगेन साइकेट्रिक डिसऑर्डर आम भाषा में बोलते हैं कि पागल है. इट्स नॉट अबाउट पागल होना है. इट कुड बी कि मूड डिसऑर्डर है, डिप्रेशन हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, साइकोसिस हो सकता है. ठीक है. एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर अनएबल टू टेक केयर ऑफ देयर सेल्फ, दे आर मे बी विजुअल इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, तो उसकी वजह से उनका एंग्जाइटी लेवल एक बहुत अलग ही लेवल का होता है. तो उस वेरी कॉमन इज एंग्जाइटी डिसऑर्डर. स्ट्रेस डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल अफेक्शन होती है, इसलिए डिमेंशिया, मतलब भूल जाना है ना, तो दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन दीज चिल्ड्रन और इन दिस पीपल. देन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है, इनको एडजस्ट करना सराउंडिंग से, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बिकॉज एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उतनी है, उसकी वजह से उनकी एक पर्सनैलिटी, एक व्हाट आई शुड से, तरीके की हो जाती है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइप की पर्सनैलिटी हो जाती है, उससे रिलेटेड उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. इसके अलावा ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन विद सच चिल्ड्रन. व्हाई? बिकॉज एक डेफिशिएंट डेवलपमेंट होती है, एक उतना फोकस नहीं होता. अभी आप देखोगे आम घरों में भी जहाँ पे भी मेंटली कोई सब नॉर्मल बच्चे हैं या लर्निंगली डिसेबल बच्चे हैं, उनका केयर भी उतना ही कई बार होता है कि भाई आपने जैसे, जो फैमिली भी होती है कई बार वो यूज हो जाती है कि यार ये तो ऐसे ही रहने वाला है, कोई बात नहीं. तो उनको कई बार डेवलपमेंटल डेफिशिएंसीज होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, B12 डेफिशिएंसी होगी, या विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी, वेरी कॉमन विद देम. मैल न्यूट्रिशन हो गया, तो उसकी वजह से उनको ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. वन, क्योंकि उस वजह से उनके डेफिशिएंसी की वजह से डिजीजेस हो रहे हैं. वन. दूसरी चीज, क्योंकि उनका पर से न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट सही नहीं है, तो उसकी वजह से उन्हें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं होती उनकी वॉकिंग में या गेट में, तो उसकी वजह से दे कैन हैव ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स. देन ऑल्सो दे आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स एंड फॉल्स, बिकॉज अगेन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं है, समझ नहीं है उतनी, उस वजह से फॉल होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. तो इसीलिए दे हैव दीज पीपल fall in a huge category of orthopedic diseases. उसके अलावा they can also have what you say is congenital heart diseases. Heart disease हो सकती है, and respiratory disease हो सकते हैं इनको.
उसके अलावा सेंसरी इंपेयरमेंट, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, दे कैन हैव विजुअल इंपेयरमेंट, दे कैन हैव हियरिंग इंपेयरमेंट अलोंग साइड विद जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके। अब अल्टीमेटली हमारा मेन फोकस कि हमारा रोल क्या है। भाई हमने समझ लिया कि लर्निंग डिसेबिलिटी ये है, ऐसे हो सकती है, इसकी ये कैटेगरी है, ये उसका इम्पैक्ट होता है जो बच्चा है या पर्सन है जिसको लर्निंगली जो लर्निंगली डिसेबल्ड है। तो अब उसका हम पर क्या इम्पैक्ट है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। जब हम ऐसे बंदों को या ऐसे पर्सन को ट्रीट करते हैं या उनको थेरेपी देते हैं, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, हमें कौन से अप्रोच को यूज करना है, और हमें जब किस किस एरिया को टारगेट करना है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसके ऐसे सिनेरियोज में फिजियोथेरेपी हैज टू बी डिजाइंड टू बी पर्सन सेंटर्ड, क्योंकि हर बंदा अलग हुआ तो इसलिए पर्सन सेंटर्ड होना चाहिए। अडेप्टिंग ट्रीटमेंट टू द यूनिक कॉग्निटिव एंड फिजिकल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। सो ये टेलर मेड होता है हर बंदे के हिसाब से, क्योंकि हर बंदे का आईक्यू लेवल अलग होगा। इवन सेम आईक्यू लेवल में डिसेबिलिटी लेवल्स अलग अलग होंगे। डिसेबिलिटी लेवल्स मतलब किसी को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी को हो सकता है कि हेल्प चाहिए बट उतनी भी नहीं चाहिए, किसी को सेम आईक्यू में ही ज्यादा हेल्प की जरूरत होगी, किसी को सेम आईक्यू में कम हेल्प की जरूरत होगी। ठीक है, असिस्टेंस भी डिफरेंस हो सकती है। कोमोबिलिटीज जिसको हम बोलते हैं कि एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनका डिफरेंस होएगा। तो इसलिए ये सब टेलर मेड बनाना पड़ेगा आपको कि उस पेशेंट के हिसाब से आपको कैसे क्या ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। ठीक है। एंड द फिजिकल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, सो यूनिक कॉग्निटिव फिजिकल नीड्स होंगी उसके हिसाब से। अल्टीमेटली क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं, ताकि ये इनकी एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके, इनकी अपनी हेल्थ इंप्रूव हो सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके, इनकी सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव हो सके। ठीक है। हमारे क्या पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम ऐसे पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे या ऐसे पेशेंट्स को थेरेपी देंगे। पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट कम्युनिकेशन सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए असेसमेंट्स पहले आपकी जो है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी असेसमेंट्स डिफिकल्ट होंगी। उसके लिए आपको कुछ प्रेपरेशन पहले से करनी पड़ेगी। तो ये एक पहले तो माइंड में लेके चलिए कि ऐसे बच्चों को डील करना या पेशेंट्स को डील करना इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट पार्ट। सबसे डिफिकल्ट उसमें कम्युनिकेशन होने वाला है कि आप उनको कैसे कन्वे करोगे कि आप क्या कहना चाहते हो, और आप कैसे समझोगे कि वो आपको क्या कन्वे करना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज होगी टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। दैट मीन्स के जिस बंदे की आपने थेरेपी लेनी, जिसको आपने थेरेपी देनी है, उसकी हिस्ट्री, उसका जो भी पिछला हेल्थ प्लान चल रहा है, उसको क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको क्या कोई पहले फिजियोथेरेपी चल रही है, ये सब पहले से आपको पता कर लेना चाहिए, ताकि आप एक बेटर पोजिशन में है टू गिव अ बेटर थेरेपी टू द इंडिविजुअल। इसके अलावा यू हैव टू ensure कि there is individual comfort, accessibility and ability to understand। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस बंदे का कंफर्ट, उसकी एक्सेसिबिलिटी और उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको आप थेरेपी दे सकें। फिर कंसेंट लेना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यूज सिंपल। जब आप कम्युनिकेट करते हो आपको ध्यान रखना है कि सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करो। लंबा चौड़ा आप बता दोगे, उसको कुछ भी समझ नहीं आया तो क्या पॉइंट है ना। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस में आपको एक्सप्लेन करना है जो आप कहना चाहते हैं, एंड चेक करते रहना है साथ साथ में कि क्या उस बच्चे को या पर्सन को वो बात समझ में आई है जो आप बताना चाहते हैं। ठीक है। तो वेरी सिंपल थिंग्स, बेसिक थिंग्स, बट इंपॉर्टेंट है ना। अब हमारा गोल क्या है, हमने बोला था हमें एक तो ऑब्वियसली उनकी फंक्शनल मोबिलिटी को इंप्रूव करना है, कि फंक्शनल मोबिलिटी होगी, फंक्शनल स्टेबिलिटी है उसको इंप्रूव करना है। ये कैसे होएगा, बाय इंप्रूविंग द मसल टोन एंड रिड्यूसिंग द जॉइंट का स्टिफनेस। आप अभी देखो कई सेरेब्रल पैल्सी फॉर एग्जांपल है बच्चे, है ना, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होंगे वो आंकड़े से होते हैं, है ना। तो उनकी वो मोटर जो टोन है उसको रिड्यूस करना पड़ता है। कई बिल्कुल ही लैक्स होंगे, उनकी मोटर टोन को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो इंप्रूविंग द मसल टोन एंड रिड्यूसिंग द जॉइंट स्टिफनेस। ठीक है। देन increasing social inclusion through improved physical capabilities, that is also obviously a goal। तो आप फिजिकली पहले उसको एबल बनाओगे, फंक्शनली एबल बनाओगे। जब फिजिकली और फंक्शनली एनेबल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी सोशल कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी। कोई भी बंदा जब फिजिकली और सोशली केपेबल होता है तो वो सॉरी फिजिकली और फंक्शनली केपेबल होता है तो वो सोशल इंटरेक्शन उसकी बढ़ जाती है। ठीक है। अब इन सब से अल्टीमेटली क्या होने वाला है, उसकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। उसको समझ में आएगा कि यस आई कैन डू दिस थिंग माई सेल्फ, आई कैन वॉक माई सेल्फ, आई कैन ड्रेस माई सेल्फ, आई एम फंक्शनली एबल। उसकी वजह से मैं लोगों से कुछ बात भी कर पा रहा हूँ। तो उस वजह से उसकी एक मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स कम होंगे, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है। नाउ अप्रोच हमारा क्या है, देखो ऑब्वियसली जब भी ऐसे कोई भी डिसेबल्ड
पेशेंट्स की हम बात करते हैं, pediatric पेशेंट्स की भी बात करते हैं फॉर दैट मैटर, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट इज ऑलवेज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जब भी कोई भी हम डिजीज कह लो या डिसेबिलिटी कह लो उससे डील करते हैं, तो तब हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करना पड़ता है कि अलग अलग डिसिप्लिन के लोग काम करें तो साथ में काम करेंगे। जैसे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करोगे, डॉक्टर्स काम करेंगे साथ में, एडुकेटर्स काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडुकेटर्स का भी, टू सपोर्ट द डेवलपमेंटल नीड एंड फैमिली ऑब्वियसली, है ना। सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा, अलग अलग डिसिप्लिन के लोग उसमें हेल्प करेंगे। सेकंड इज प्रिवेंटिव केयर, तो मैनेजिंग द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, प्रिवेंटिंग सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि अगर बच्चा सपोज इतना मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, तो पड़ा पड़ा हाथ ऐसे ही पड़ा है तो कंट्रैक्चर हो गया, वो कंट्रैक्चर नहीं होने देना है, जॉइंट की इंस्टेबिलिटी नहीं होने देनी, फॉल प्रिवेंशन करना है, दैट इज प्रिवेंटिव केयर, ठीक है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ सपोर्ट, दैट इज यूटिलाइजिंग द फिजिकल एक्टिविटी टू रिड्यूस द एंजाइटी एंड स्ट्रेस while promoting self confidence. So these are your three basic approaches that you need to when you when you're giving therapy. तो अभी थेरेपी देते वक्त आप क्या मैनेजमेंट करने वाले हो? पहली चीज होती है टू अर्ली असेस एंड इंटरवेंशन करना, अर्ली असेसमेंट एंड इंटरवेंशन। तो यहाँ पे इवेल्युएट करना है मोटर माइलस्टोन्स को, मसल टोन को, कोऑर्डिनेशन को, बैलेंस को, एंड उसके हिसाब से इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। फिर आपकी मोबिलिटी एंड फंक्शनल ट्रेनिंग को देखना है कि यू हैव टू इंप्रूव द ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स, गेट पैटर्न को इंप्रूव करना है, इंडिपेंडेंस लानी है डेली एक्टिविटीज में, ठीक है। पोस्चरल मैनेजमेंट, यहाँ पे अगेन इस गेट ट्रेनिंग स्पेशली में पोस्चरल मैनेजमेंट बहुत आ जाता है। अदरवाइज भी डिफॉर्मिटीज को, कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए पोस्चरल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज यूटिलाइज फॉर स्पेशलाइज पोस्चरिंग टेक्निक्स होगी, पोजिशनिंग टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट। इससे आप प्रिवेंट करोगे डिफॉर्मिटीज एंड मेंटेन करोगे एक हेल्दी बॉडी शेप। जैसे स्प्लिंट्स आते हैं, सपोर्ट्स आते हैं, जिससे कि आप पेशेंट को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रख पाते हैं, है ना। तो दैट हेल्प्स इन पोस्चर मैनेजमेंट। फिर आ गया स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग, दैट इज इंप्लीमेंटिंग प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग टू एनहांस द मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स। देखो सेम ही चीजें जो आप हमेशा करते हैं, है ना, लेकिन एक ग्रेजुएटेड स्केल में होगी। ग्रेजुएटेड स्केल होता है कि कम से शुरू करते हुए बढ़ाना है आपको, जो हम हर बार करते हैं, पर यहाँ पे आपको इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से उसको टेलर मेड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, सो यूजिंग टेक्निक्स लाइक ट्रेडमिल ट्रेनिंग, ट्रेडमिल पे चलाते हैं क्योंकि वो सपोर्ट के साथ चलते हैं तो इट्स इजी, और एक स्पीड आप मेंटेन कर पाते हो कि इतनी स्पीड पे आपको चलना ही चलना है, तो उससे उसकी गेट ट्रेनिंग बेटर हो सकती है, बैलेंस बेटर हो सकता है, मोटर डेवलपमेंट बेटर हो सकती है। उसके अलावा मिरर थेरेपी भी यूज की जाती है। मिरर थेरेपी क्या होता है कि सामने मिरर लगा है, वो मिरर में देख के चल रहे हैं कि हाँ भाई मुझे ऐसे चलना है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। जैसे लोग कई बार डांस में होता है ना, आप देखते हो कि सामने बड़ा सारा शीशा लगाया होता है उन्होंने, ताकि आप सामने वाले के स्टेप्स भी देख पाओ और अपने भी देख पाओ कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर पा रहे हो, है ना। दैट इज मिरर थेरेपी। देन यू हैव एड्रेसिंग द फिजिकल कोमॉर्बिडिटीज, यहाँ पे भी ध्यान है आपको देखना है कि क्योंकि सिडेंटरी हो सकता है, बैठा रह सकता है, यहाँ भी ना क्योंकि इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो पेशेंट ओबीज हो सकता है उसको कोई कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज है साथ में, रेस्पिरेटरी इशू है साथ में, कोई और ऑर्थोपेडिक इशू है साथ में। तो वो जो फिजिकल कोमॉर्बिडिटीज है, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी साथ में डील करना पड़ेगा। दैट इज वाई मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट ना, क्योंकि आप अपना एस्पेक्ट करेंगे, जो डॉक्टर है वो अपना एस्पेक्ट करेगा, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो अपना एस्पेक्ट करेगा, दैट वे। अब इन सब में जैसे हमने बोला था कि मेंटल हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, है ना। मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन होते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं। तो इसलिए बॉडी अवेयरनेस एंड रिलैक्सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द मैनेजमेंट थेरेपी ऑफ दीज पेशेंट्स। यहाँ पे आप टेक्निक्स यूज करते हो, जैसे बेसिक बॉडी अवेयरनेस थेरेपी होती है जो हमारी, जो जैसे वन ऑफ द आई टोल्ड यू रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं, जहाँ पे आप पेशेंट को लिटा रहे हो, आंखें बंद करने को बोल रहे हो, और आप उनको बोल रहे हो कि भाई अपना जो भी है ध्यान फोकस करें आपके सिर पे, आंखों पे, हैंड्स पे, वट एवर, है ना, विच एवर बॉडी पार्ट। दैट इज बेसिक बॉडी अवेयरनेस। यू आर मेकिंग देम वॉक ऑन द बेयर फीट, ऑन द ग्राउंड, ऑन अ मैट, ऑन मे बी पेबल्स। तो वो जो नीचे से वो अलग अलग फील कर रहे हैं नीचे, है ना, तो वो उससे उनको एक बॉडी की अवेयरनेस समझ में आती है। तो दैट इज बेसिक बॉडी अवेयरनेस थेरेपी। तो दिस इज डन, एंड रिलैक्सेशन ये आपका बेसिकली हेल्प करता है स्ट्रेस रिडक्शन में, है ना, सेल्फ रेगुलेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन करता है ये। देन उसके अलावा स्पेशलाइज थेरेपीज भी आप देते हैं, स्पेशली जहाँ पे हम बॉडी अवेयरनेस की या टोन मेंटेन करने की बात करते हैं। तो बहुत कॉमन एक होता है रिबाउंड थेरेपी जो यूज की जाती है। रिबाउंड थेरेपी इज समथिंग जहाँ पे आप जैसे ट्रैम्पोलिन्स यूज करते हो, आपने देखा होगा ना कि ऐसे वो ट्रैम्पोलिन लगी होती है, उस पर जंप करते हैं बच्चे, खेलने के लिए भी जंप करते हैं, कोई जिम्नास्टिक्स करने के लिए करते हैं। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थेरेपी पे, तो थेरेपी में क्या होएगा, आप एक कंट्रोल्ड जंपिंग होती है वो,
So it's like a controlled movement on the trampoline. You can give posture devices along कि आप उसको एक पर्टिकुलर posture में maintain करना चाहते हो, उसलिए आप devices दे रहे हो ताकि उस particular posture में वो maintained है और उस पे वो jump कर रहा है, तो उससे क्या होता है, उसकी balance better होती है, उसकी motor movement better होती है, एक confidence level improve होता है कि yes I can go up and come down, I can move, I can do this, है ना. So दैट वे. इसके अलावा आप हाइड्रोथेरेपी दे सकते हो जहां पे आपको लगता है स्टिफ जॉइंट्स हैं, तो वहां पे जॉइंट की लोड जो है कम हो सकती है, तो हाइड्रोथेरेपी विल हेल्प इन दैट. अब इन सब चीजों के अलावा एज ऑलवेज फैमिली एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली यू एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और एनी वन, इवन एज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, दे कांट ऑलवेज बी देयर विद द पेशेंट ऑल थ्रू आउट 24/7, राइट. तो मेन बंदा कौन सा आपने होने वाला है, फैमिली. तो अल्टीमेटली आपके बाद फैमिली ने उनकी केयर कैसे करनी है, तो आपको एडुकेट करना पड़ेगा केयर गिवर्स को पोजिशनिंग के लिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के लिए, कुछ डेली घर की एक्सरसाइजेस के लिए जो उनकी कंटिन्यूटी मेंटेन करें. कि आपके क्लिनिक में आके उसने घंटा लगा दिया, घंटा 2 घंटा लगाया, उसने अपनी थेरेपी करी, उसके बाद बाकी के जो उसके 22 घंटे हैं उसमें से वो क्या थेरेपी घर पे कर सकता है जिससे कि इट विल इम्प्रूव द नेक्स्ट सेशन. सो दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल. सो ऑल इन ऑल छोटा सा टॉपिक है, समझने के लिए इजी भी है बट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स समथिंग यू विल ऑलवेज डील विद इन योर डे टू डे प्रैक्टिस. तो यहाँ पे physiotherapists obviously play a very vital role in enhancing the functional independence, mobility, and quality of life for individuals with intellectual abilities. They provide tailored interventions to improve the motor skills, balance, strength, postural care, while managing physical comorbidities through exercise, hydrotherapy, and rehabilitation to boost the overall well-being. अब यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम जब मल्टीडिसिप्लिनरी बोलते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऑल्सो कम इन टू रोल. तो जो लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. ठीक है. So that's it about learning disabilities. It's a very simple topic. I told you before also कि बहुत सिंपल टॉपिक है, समझना भी इजी है, बस आपको एक बार गो थ्रू करने की जरूरत है. कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए. ये पता होना चाहिए कि टेलर मेड होगा, क्या चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है ऐसे पेशेंट्स में, इस चीज को आपको समझना है. ठीक है. I hope you have understood the lecture. If you have any doubts, any queries, please feel free to mention in the comment box below, and do not forget to like and subscribe the channel and the video if you have understood it. So till we meet again, bye bye. Have a nice day.